Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आज की कहानी है बहुत ही खास। आज जानेंगे एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी की कहानी, जो एक नौयुवक है, जो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है उसके जीवन में कि उसे अपना घर गांव सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है और एक पेशा अपनाना पड़ता है ज्योतिषी का। हालांकि वो कभी नहीं चाहता था अपने जीवन में ज्योतिषी बनना। तो क्या होता है ऐसा, आइए देखते हैं। तो ज्योतिषी रोजाना की तरह, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी रोजाना की तरह अपने सारे साजो सामान के साथ टाउन हॉल पार्क है जहां पर वो रोजाना बैठता है, अपने सारे साजो सामान को खोलता है और वक्त लगभग दोपहर का होता है। जहाँ वो बैठता है वो एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। उस इमली के पेड़ के नीचे एक बहुत घनी शाखा है। उसी शाखा की छांव में वो अपना व्यापार संचालित करता है। वो जगह बहुत ही भीड़ भाड़ युक्त है, लोगों का आना जाना उस सड़क से लगा रहता है और जो सड़क टाउन हॉल पार्क को आती है उसके दोनों तरफ अलग अलग किस्म के लोग हैं जो अपना व्यापार चलाते हैं। उसमें जैसे कपड़े बेचने वाले हैं, मूंगफली बेचने वाले हैं, दवाइयाँ बेचने वाले हैं, चोरी का लोहे का सामान बेचने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जिसमें कुछ खास लोग हैं। उन खास लोगों में एक तो है सस्ते कपड़े बेचने वाला, जो भोपू लगा करके चिल्ला चिल्ला के पूरे शहर को बताना चाहता है कि इससे सस्ता कपड़ा कोई नहीं देता। और ठीक उसी के बगल में मेडिसिन सेलर है और एक ग्राउंड नट सेलर यानी मूंगफली बेचने वाला है। और मूंगफली बेचने वाला भी काफ़ी निराला है। वो कभी मूंगफली को मूंगफली कह के नहीं बेचता। वो रोज़ाना अपनी मूंगफली को रोज़ नया नया नाम देता है। कभी कहता है राजाओं का व्यंजन है, कभी कहता है दिल्ली का बादाम है, तो कभी कहता है बम्बई की आइसक्रीम है। ऐसे बहुत सारे नामों के साथ लोग अपना व्यापार चलाते थे और ज्योतिषी भी उसी मूंगफली वाले की बगल में अपनी दुकान लगाता था। इस दुकान में क्या सामान होते थे, एक नोटबुक होता था, कुछ चार्ट पेपर होते थे, कुछ ताड़पत्र होते थे, कुछ कौड़ियाँ होती थी और यही उसके सामान थे। और इन्हीं सामानों से लोगों के भविष्य की जानकारियाँ देता था। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, आपको शुरुआत में बताया मैंने कि ये कभी भी ज्योतिषी नहीं बनना चाहता था। सामान्य किसान परिवार का लड़का था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है। फिलहाल उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी आपको लास्ट में। बहुत ही एक्साइटिंग और क्लाइमेक्स से भरी पड़ी। अगर आपको अंत जानना है तो अंत तक तो जाना ही पड़ेगा। कहानी अंत में अपनी रोचकता लेके आती है, यानी अंत में ही पता चलेगा आखिर ये ज्योतिषी घर से क्यों भागा था। तो मैं आगे बताता हूँ फिर क्या हुआ कि ग्राउंड नट सेलर जो था यानी मूंगफली बेचने वाला, वो उसकी बगल में बेचता था। लगभग जो टाउन हॉल पार्क की सड़क थी वहाँ किसी भी सरकारी बिजली की व्यवस्था का इंतजाम नहीं था, यानी रोशनी नहीं थी। यानी शाम होते ही दुकानदार अपनी खुद की रोशनी का प्रबंध करते थे। कोई पेट्रोमैक्स जलाता था, कोई मोमबत्ती जलाता था, कोई डिबरी जलाता था। अलग अलग तरीके के लोगों के पास व्यवस्था थी। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार ये बात है कि एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। वह बगल की मूंगफली के ढेर पर रखी हुई डिबरी के रोशनी में अपना व्यापार संचालित करता था। जब मूंगफली वाला अपनी डिबरी बुझाता था, यानी जो रोशनी डिबरी जिस लैंप बोल सकते हैं आप, वो जब बुझाता था तो इंडिकेशन होता था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि महोदय अब सामान समेटिए और घर की तरफ चलिए। एस्ट्रोलॉजर इस संकेत को बखूबी समझता था। वो भी तैयारी अपनी करने लगता था। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा कि जो उसकी दुकान है एस्ट्रोलॉजर की, उसके ठीक सामने बहुत मध्यम माने बहुत धीमा हरा रंग का प्रकाश आता था। वो कहीं दूर से आता था। यानी जब कभी मूंगफली बेचने वाला अपनी सामान को समेट के जा चुका होता था तो हल्की रोशनी में वो अपने सामानों को लपेटता और घर की तरफ चल देता। तो जब कभी उसके पास कोई ज्योतिषी के पास कोई भी ग्राहक आता था तो उसकी कुछ खासियत थी, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। जब भी कोई उसके पास आता था कि अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो पहले तो कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं, बिल्कुल ज्योतिषी बोलता नहीं था, सिर्फ उसकी समस्याओं को सुनता था। समस्या सुनने के बाद बहुत सारी सलाहें देता, उसको बहुत सारे सुझाव देता और उसके प्रश्नों का उत्तर देता। लेकिन इस सब के लिए वो पैसे लेता। कितने पैसे लेता? 3 पैसा प्रति प्रश्न। यानी ज्योतिषी से अगर कोई कस्टमर
एक प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर देने के लिए वो 3 पैसे उससे लेगा। ये उसका व्यवहार था। आदमी जब सामने वाला कस्टमर आकर के अपनी समस्याएं बताता था तो उन समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनता था और समस्या सुनने मात्र से ही उसको कई प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाते थे। तो जब आदमी प्रश्न पूछता उसके उत्तर दे देता, यानी कि उनके प्रश्न से ही जवाब वो बना लेता था। और ऐसा जवाब देता था कि अगर 10 कस्टमर आते थे तो उसमें से 9 लोग एकदम सेटिस्फाई होते थे, यानी कि उन्हें लगता था कि पंडित जी ने यानी ज्योतिषी ने जो बताया है एकदम सही बताया है। दूसरी चीज़, उसकी जो भावभंगिमा थी, जो पोशाक था, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिंग था। वो पूरा गेरुआ रंग का वस्त्र पहनता था, लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी, त्रिपुंड लगा करके त्रिनेत्र बनाता था, एक केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था। जो उसका एनालिसिस था करने का ढंग था, यानी विश्लेषण करने का ढंग था, मानव समस्याओं की जो समझ थी, ये सब मिल करके एक बहुत ही बेहतर ज्योतिषी का रूप उसे प्रदान करते थे। और परिणाम ये होता था कि जैसे गुड़ पर मक्खियाँ आकर्षित होकर के चली आती हैं, वैसे ही ज्योतिषी के पास ढेर सारे कस्टमर्स आते थे अपनी समस्याओं को लेने के लिए या भविष्य के बारे में जानने के लिए। वहीं हमारा बगल वाला जो ग्राउंड नट वेंडर था, उसके पास भी, क्योंकि वो भी अलग अलग नामों से अपने सामानों को बेचता था, उसके दुकान के पास भी बहुत भीड़ लगती थी। तो उसकी दुकान के पास जब कस्टमर्स आते थे तो रोशनी में डिस्टरबेंस होता था। कोई जैसे डिबरी के सामने खड़ा हो गया तो हल्का अंधेरा हो गया, तो चला गया तो उजाला हो गया। ये जो जिगजैग ऑफ लाइट था, यानी रोशनी का आना जाना जो था, ये एस्ट्रोलॉजर को खूब सूट करता था। उसके धंधे को और बेहतर बनाता था कि उजाले में हथेलियों को देखना और उसको सलाह देना। सलाह जैसा मैंने बताया कि वो जो व्यक्ति आता वो खुद ही सलाह दे देता था जब वो 10 मिनट तक बोलता था। यही सब कुछ चलता था उसके जीवन में, सामान्य जीवन में। एकदम मैं सामान्य किसान का बालक था, घर से दूर चला गया था, भाग गया था। उसने कभी विचार किया, एक दिन विचार किया कि मैं घर से न भागा होता, अगर घर पे मैं रहता तो मैं वही किसान का पुत्र था, तो खेतों की जुताई करता, काम करता, पकी फसलों की मड़ाई करता, एक दिन शादी करता और पुराने पूर्वजों के घर में रहता। ये सब भी विचार उसको रह रह के आते थे, लेकिन वो मजबूर था, घर लौट नहीं सकता था। कुछ ऐसे कारण थे, इन कारणों को जानना है तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ इसका कंक्लूज़न। तो ज्योतिषी का जीवन इसी तरह से चलता रहता था। एक दिन मूंगफली वाले ने जब अपनी डिबरी बुझाया, यानी लैम्प बुझाया, तो ज्योतिषी समझ गया कि अब सामान समेटने का टाइम हो गया। वो सामान समेट ही रहा था, तभी एक आदमी सामने से गुजरा। जब गुजरा तो मैंने जैसा बताया कि सामने एक हरी रंग की रोशनी भी आती थी ठीक उसकी दुकान के सामने, तो जाहिर सी बात है वो रोशनी ब्लॉक हो गई। तो ज्योतिषी ने उस आदमी से कहा कि आप बड़े चिंतित नज़र आते हैं, कोई समस्या है आपको अच्छा होगा कि आप मेरे साथ बैठ करके बातें कर लीजिए, अपनी समस्याओं को मुझसे कहिए, मैं आपको जवाब दूंगा और आप सेटिस्फाइज होकर घर जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो उस अजनबी को भी लगा कि सही कह रहा है, तो उसने किया क्या, उस अजनबी ने इसके आगे हाथ अपना दिया, हथेली फैलाई कि ठीक है आप मेरा हाथ देखिए और मेरी समस्या बताइए। तो उसने पहले कहा कि मैं हाथ तो देखूंगा लेकिन पैसे लेता हूँ, आप एक सवाल पूछेंगे उसके 3 पैसे लूँगा। जैसे ही पैसे का नाम सुना उस अजनबी ने तुरंत हाथ खींच लिया, डर के मारे नहीं। उसने हाथ खींचा और हाथ अपनी जेब में डाल करके उसे एक आना पकड़ा दिया और कहा कि मैं जो पूछूंगा वो आप बताएंगे। और मुझे लगा, अजनबी कह रहा कि मैं जो पूछूंगा वही आप बताएंगे। अगर मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे, मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो जितना रुपया मैं दे रहा हूँ वो ब्याज सहित, यानी अर्थात दुगना पैसा मैं वापस आपसे लूँगा। तो ज्योतिषी चालाक था, उसने कहा ठीक है, अगर मैं आपको धोखा दूंगा तो आप मुझसे दुगना पैसे ले लीजिएगा, लेकिन अगर मेरे जवाब आपको संतुष्ट कर देते हैं तो क्या आप मुझे 5 रुपया देंगे। जो सीखा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने अभी कहा कि एक प्रश्न के 3 पैसे मैं लूँगा, तो 5 रुपये की तो बात ही नहीं आती। इसी में मोल भाव चलने लगा। मोल भाव होते होते बात कहाँ तक तय हुई कि 80 पैसे, ठीक है, कि 80 पैसे, 1 रुपये आपको मिलेंगे। कितने? 1 रुपये। अगर एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको 1 रुपया मिलेगा उसका। तो ठीक है, ज्योतिषी और उस अजनबी के बीच में समझौता तय हो गया कि मैं प्रश्न पूछूंगा,
अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो आपको 8 आना मतलब 50 पैसे मिलेंगे। ये बात तय हुई। लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि मैं 50 पैसे लूँगा। उधर अजनबी कहता है कि अगर आपके सवाल गलत होंगे तो आप मुझे दुगुना अर्थात 1 रुपया वापस करेंगे। तो इस 50 और 50 पैसे 1 रुपये का गेम चलना शुरू हो गया। ये मोल भाव पूरा हुआ, समझौता हो गया कि सही जवाब पर अजनबी 50 पैसे देगा और गलत होने पर ज्योतिषी 1 रुपया अजनबी को देगा। ये सब हो गया। इसके बाद सुकून से उस अजनबी ने अपने जेब से एक सिगार निकाली, सिगरेट जैसी मोटी सी चेरूट बोलते हैं उसको, मुंह में दबाई, माचिस निकाला और उसको सुलगाना शुरू किया। तो माचिस की रोशनी में उसका शकल जो है उस अजनबी की जो आया था, उसकी शकल उस ज्योतिषी ने देख ली। जैसे ही शकल ज्योतिषी ने देखी, ज्योतिषी की तबीयत खराब होने लगी। वो बेहोश सा होने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तब ज्योतिषी कहा कि ऐसा है, आज मुझे बहुत देर हो रहा है, मैं घर जाऊंगा, आप कल आइएगा, कल मैं आपका हाथ देखूंगा। उस अजनबी ने उस ज्योतिषी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तक आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे महोदय, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर गए तो मैं सारे पैसे आपके छीन लूँगा। ज्योतिषी उसकी पकड़ से, कलाई पकड़ा था उसकी अजनबी ने ज्योतिषी की, उसकी पकड़ से ज्योतिषी और डर सा गया। उसका गला सूखने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, मूर्छा सी आ जाएगी। अजनबी ने कहा, चैलेंज लिए हो और चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती होती है, आपने स्वीकार की है चुनौती, आपको जवाब देना पड़ेगा और बिना जवाब दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ज्योतिषी ने थोड़ी हिम्मत बांधी। हिम्मत बांध के ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं हर प्रश्न का अब 1 रुपया लूँगा। अगर आप मुझे 1 रुपया देंगे तभी मैं मुंह खोलूँगा, नहीं तो मैं मुंह नहीं खोलूँगा, चाहे आप जो कर लीजिए। अजनबी को भी लगा कि शायद ज्योतिषी अड़ गया है, ये नहीं मानेगा। मान गया वो, ठीक है, मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन आप सारे सवालों के जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। दोनों में फिर से नया समझौता तय हो गया। दोनों पास में बैठे, ज्योतिषी जवाब देना शुरू करता है। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वहीं क्लाइमेक्स शुरू होता है। ज्योतिषी कहता है कि तुम्हें मार करके फेंक दिया गया था। जैसे ही ये सुनता है, हालांकि पहले नहीं बताता है, ज्योतिषी ये चीज़ नहीं बताता, पहले बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई औरत है, ऐसी समस्या है। जब ये सब इस तरह की सामान्य चर्चा करता है तो वो अजनबी चुप करा देता है उसे, चुप रहो, मुझे ये सब नहीं जानना है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि मैं जिस तलाश में घर से निकला हूँ, क्या वो तलाश मेरी पूरी होगी या नहीं, ये बता करके वो घर जा सकता था, ज्योतिषी घर जा सकता था। तो ज्योतिषी कहता है, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो और प्रति प्रश्न में 1 रुपया लूँगा। तो ज्योतिषी जब शुरू करता है कि तुम्हें मृत जान करके छोड़ दिया गया था, फेंक दिया गया था, क्या ये बात सच है? तो सामने वाला अजनबी एकदम हैरान रह जाता है, कहते हैं, हाँ बिल्कुल सच है, तो बहुत सही और सटीक जानकारी आपने बताई, और आगे बताइए क्या हुआ। तब ज्योतिषी कहता है कि आपको मारने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। ज्योतिषी एकदम चौंक सा जाता है, अजनबी एकदम चौंक सा जाता है। सच में ये तो सही बात है, मुझे मार करके कुएं में फेंक दिया गया था। वो तो मेरा सौभाग्य है कि कुएं के पास वाले रास्ते से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कुएं में झांका तो मैं था, उन्होंने निकाल लिया तो मेरे प्राण बच गए। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अजनबी कि अपने शर्ट की बटन खोल करके सीना दिखाता है, कहता देखो यही मुझे मारा गया था। तब ज्योतिषी कहता है, मारा गया था आपको चाकू से। ज्योतिषी की ये बात सुनकर के अजनबी और आश्चर्यचकित होता, अरे इतना कुछ आप जानते हैं कि चाकू से मुझे मारा गया, और बताइए मुझे, और मैं जानना चाहता हूँ। तो पूछता है, क्या जानना चाहते हो? तो फिर वही बात दोहराता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जिस व्यक्ति की तलाश में घर से निकला हूँ, जिसको खोज रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो ज्योतिषी कहता है कि अब वो आपको अगली दुनिया में मिलेगा। अगली दुनिया में मिलेगा? थोड़ा सा चौंकता है अजनबी। मतलब कहता है कि जिसकी तलाश में तुम घर से निकले हो, वो 4 महीने पहले ही मर गया है। गुस्सा आता है उस अजनबी को, मर गया?
ओह, खूब मुट्ठी भींचता है, गुस्सा दिखाता है और कहता है अरे वो दुष्ट तो मेरे हाथों से बच गया। लेकिन फिर कहता है कि मुझे उम्मीद है वो ऐसी ही मौत मरा होगा जिसके लायक वो था। तभी जोशी तपाक से बोलता है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो एक बड़ी ट्रक के नीचे कुचल दिया गया और मर गया। जोशी की ये बात सुन करके थोड़ा सा राहत मिली उस अजनबी को। फिर सलाह देता है और कहता है, देखिए अजनबी को सलाह देता है, अपनी पोटली से एक चुटकी राख, जिसको सैक्रेडेस बोलते हैं, यानी भभूत निकालता है, उसको देता है, अजनबी को देता है जोशी, और कहता है इसे अपने माथे पे लगा लो और मेरी एक सलाह है उसे याद रखो, अगर ये सलाह मानोगे तो तुम 100 बरस तक जियोगे, तुम्हारा जीवन पूर्ण सुरक्षित होगा। क्योंकि अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हारे जीवन पर एक बार मुझे फिर से खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज्योतिषी की बात इतनी सच थी, तो ज्योतिषी ये बात बताते बताते कहता है कि गुरु नायक, जो कि उस अजनबी का नाम था। जैसे ही गुरु नायक सुनता है, अजनबी ज्योतिषी के मुंह से एकदम चौंक सा जाता है, एकदम हैरान हो जाता है, कहता अरे आपको मेरा नाम भी पता है। तो ज्योतिषी मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे मुझे सब कुछ पता है वैसे तुम्हारा नाम भी पता है। मेरी बात मानो, आज के बाद घर से कभी भी दक्षिण की यात्रा, यानी दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के ऊपर मुझे एक बार और खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम कल सुबह अगली ट्रेन पकड़ो और घर वापस चले जाओ और 100 बरस तक जियोगे। ज्योतिषी की ये बात सुनकर, क्योंकि वो सारी बातें सच बता रहा था, तो ज्योतिषी के ऊपर उस गुरु नायक यानी उस अजनबी को एकदम पूरा भरोसा हो गया कि बाबा बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध फकीर है, ये हर बात सच सच बता रहा है। तो बाबा की बात मानी उसने, जेब में हाथ डाला, रुपया निकाला, एक मुट्ठी भर रुपया निकाला और बाबा को देते हुए उस अंधेरे में गायब हो गया। ज्योतिषी ने भी अपने सारे सामान लपेटे घर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजे पे खड़ा उसका इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ज्योतिषी घर पहुंचता है, कहती कि इतनी देर कहाँ थे, इतनी देर कैसे हो गई। तो सारे पैसे अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि गिनो, इन सारे पैसों को गिनो, एक ही आदमी ने सब दिए हैं। तो उसकी बीवी पैसे गिनने लगती है, गिन के कहती है कि ये 12 आने रुपए हैं, 12.5, 12.50, यानी 12.5 आना रुपया है। तो गुस्सा जाता ज्योतिषी, कहता उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे 1 रुपया प्रति प्रश्न देने का वादा किया था, लेकिन इसने तो मुझे ठग लिया, कम पैसे दिए। उसको सुअर और न जाने कितनी गालियों से नवाजता है ज्योतिषी। तो जब देखती है पत्नी अपने पति का ये रिएक्शन, पंडित जी का रिएक्शन देखती है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप बड़े परेशान से, कोई बात है क्या। तो कहता नहीं कोई बात नहीं, खाना ले आओ। तो पत्नी जब रुपए पा जाती है तो उसके मन में कुछ योजनाएं, उनकी एक बिटिया है पंडित जी की। तो पत्नी जब पैसे पा जाती तो कहती कल मैं बाज़ार से नारियल खरीद के लाऊंगी, गुड़ खरीद के लाऊंगी और अपनी बिटिया के लिए मिठाई बनाऊंगी। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे हैं, तुम जो मन चाहे वो करो, मुझे खाना खिला दो। पंडित जी जब खाना खा लेते हैं, अपनी जो चटाई है जिस पे वो रोज़ाना सोते हैं, जब वहाँ सोने जाते हैं तब अपनी बीवी से कहते हैं, और जानिएगा बीवी का हाल क्या होता है, बहुत बुरा होता है। बीवी से बताते हैं कि इतने सालों में, इतने वर्ष जो बीते हैं, इन सभी वर्षों में मुझे ऐसा लगता कि मैंने किसी की हत्या की है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने किसी की, महसूस क्या होता है, मैंने प्रयास किया था हत्या करने का। और जैसे ही हत्या शब्द सुनती है उसकी पत्नी, वो एकदम सन्न रह जाती है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, यानी आपने हत्या करने की कोशिश की। तब वो बताता है सारी कहानी कि जब मैं गांव में था तो बड़ा ही आवारा किस्म का था, दारू पिया, एक दिन जुआ खेला और जुए में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो मैंने उस व्यक्ति को चाकू मार दिया, और चाकू मार के उसको बगल के कुएं में, खेत में जो कुआं तो उसमें ले जाके ढकेल दिया। और ढकेल दिया, मुझे रात भर एकदम परेशानी हुई कि कल मैं पकड़ा जाऊंगा, और इस डर से मैं गांव छोड़ करके भाग गया, आके यहाँ बस गया, और बस गया तो फिर मैंने आपसे शादी कर ली और ये ज्योतिषी का कारोबार शुरू कर दिया। आज वही व्यक्ति मेरे सामने आ गया, गुरु नायक नाम का वो व्यक्ति मेरे सामने आ गया। अब मुझे जाके संतोष पड़ा कि वो व्यक्ति जिंदा है, इसलिए अब मैं सुकून से सो सकता हूँ,
मुझे अब किसी भी तरह की कोई डर की बात नहीं है। लेकिन पत्नी का दिमाग एकदम घबराया है कि कैसा व्यक्ति है, इतने वर्षों में ये एक हत्या के आरोप को महसूस करते हुए घर से भागा था। लेकिन अब ज्योतिषी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जिसको उसने मारने का प्रयास किया था वो अभी भी जिंदा है, और इस तरह से उसको संतुष्ट किया कि वो दोबारा कभी दक्षिण की यात्रा नहीं करेगा, तो कभी ज्योतिषी की और उस गुरु नायक की मुलाकात नहीं होगी और उसका जीवन एकदम सुकून से चलेगा। ये थी हमारे इस ज्योतिषी की कहानी, जिसने हत्या की थी, हत्या तो की नहीं, हत्या का प्रयास किया था, और उस प्रयास की वजह से वो डर गया, अपनी खेती बाड़ी किसानी सब छोड़ छाड़ के वो गांव से भाग गया था और जा कर के ज्योतिषी का व्यापार शुरू किया, पेशा शुरू किया, और अंत में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हो जाती है, गुरु नायक से, जो खुद भी घर से निकला था कि मैं इस व्यक्ति को खोजूंगा, जहां मिलेगा गला दबा।